हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम के बारे में। देखो, तीन इंपॉर्टेंट बातों पे मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो आपके वेटेज का रहने वाली है, साथ साथ में आपका पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आप ये वाली चीज़ कर लेना, ये वाला चैप्टर इस तरीके से पढ़ लेना, ताकि आपको ईजी हो जाए कि मैं किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करूँ, किस चैप्टर में मैं कम फोकस करूँ। ये वीडियो बेटा रेलिवेंट है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, सब बच्चे इसको रेफर कर लेना। बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले बात करते हैं वेटेज की। देखो, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से यूनिट 1 जो है 9 मार्क्स की, 2 18 मार्क्स की, 3 27 मार्क्स की है, 4 18 मार्क्स की और 5 मेरी 18 मार्क्स की है। तो सबसे पहले चीज आपको यूनिट नंबर 3 अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद यूनिट 2 4 5 सब पे इक्वल वेटेज है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको ईजी लगती है उसके हिसाब से वो कवर कर लेना। अच्छा, अब आ जाओ बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर पैटर्न के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सबसे पहला तो डाउट ये क्लियर कर देती हूँ कि क्या मैम मैं सिर्फ थ्योरी करके जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। बेटा ये देखो, ये ऑनर्स का पेपर था 2023 का, एग्जैक्ट 31 मार्क्स की थ्योरी आई थी आपके इसके अंदर। ठीक है, सिमिलरली ऑनर्स के पेपर के अंदर जो 2024 के अंदर हुआ था, मिनिमम आपकी थ्योरी आई थी 18 नंबर की और मैक्सिमम आई थी आपकी 30 नंबर की। अब मैम में मिनिमम मैक्सिमम का क्या नंबर है? ये मिनिमम है कि बेटा अगर आप दूसरे और के दूसरे वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते तो मिनिमम 18 नंबर की थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी होती, या फिर अगर आप थ्योरी वाले फोकस क्वेश्चन सेलेक्ट करते तो आपको 30 नंबर की अटेम्प्ट करनी होती। तो मैम एक डाउट तो यहीं पे क्लियर हो गया कि सिर्फ थ्योरी करके जाओगे तो पास नहीं हो पाओगे, आपको प्रैक्टिकल का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पेपर पैटर्न मैं आपको डिस्कस करके दे रही हूँ। 2023 के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया था वो यूनिट 1 से ही आता है। थ्योरी आई थी आपके 4 नंबर की और प्रैक्टिकल आया था आपका 5 नंबर का। सिमिलरली जो और पार्ट था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी यूनिट 1 से ही थ्योरी आई थी 4 नंबर की और प्रैक्टिकल आया था 5 नंबर का, जो कि आपकी यूनिट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो मैम मैं एक चीज ये समझ के जा रही हूँ कि अगर मैं टीवीएम की थ्योरी कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, पर प्रैक्टिकल मेरा 5 नंबर का आता है। पर वही चीज 2024 के अंदर गेम चेंज हो गई। अब 2024 के अंदर क्या हुआ, आपकी 6 नंबर की थ्योरी आने लगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, और प्रैक्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का आने लग गया। सिमिलरली और पार्ट में भी देखूँ तो 6 नंबर की थ्योरी आने लगी और 3 नंबर का प्रैक्टिकल आने लग गया। तो मैम मैं एक चीज ये क्लियर कर सकती हूँ कि जिस बच्चे को टीवीएम में दिक्कत होती है, जिस बच्चे को टीवीएम समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज क्या लग रही है, वो बेटा छोड़ के जा सकता है। उसका जो रिस्क होगा वो अप्रॉक्स 3 to 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो उसका रिस्क होगा प्रैक्टिकल का वो 3 to 5 मार्क्स का होगा। और एक चीज समझना मेरा यार, सिर्फ फॉर्मुला भी करके चले जाओगे ना तो काम बन जाएगा। टीवीएम के क्वेश्चन के अंदर अगर आंसर नहीं निकल पा रहा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे फॉर्मुला रट के चले जाना। और शीट जो होती है आपकी, जो टेबल होती है वो तो सर्कुलेट होती है, तो उसके हिसाब से आंसर निकल जाए तो परफेक्ट है, नहीं निकल जाए तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज इतना एफर्ट करने के बाद, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कितनी कवरेज होगी? सिर्फ 3 to 5 मार्क्स की। तो जिस बच्चे को दिक्कत होती है वो छोड़ के जा सकता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं मैम। यहाँ देखो, आपका तो 2024 के अंदर और क्वेश्चन आए थे, वो क्या था 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, लीवरेज के ऊपर। ठीक है, और पार्ट के अंदर 9 मार्क्स का आया था आपका प्रैक्टिकल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। मतलब हम एक चीज ये समझ में पा रही हूँ कि WACC मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका यूनिट 2 से थ्योरी आपकी 6 नंबर की। सिमिलरली यूनिट 2 से प्रैक्टिकल आया था आपका 12 नंबर का। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये बेटा आपका मशीन वाला है, मशीन रिप्लेसमेंट वाला। अच्छा, और पार्ट के अंदर आ जाओ, यूनिट 2 की थ्योरी आई थी 6 नंबर की और यूनिट 2 से ही प्रैक्टिकल आया था मेरा 12 नंबर का। अच्छा, तो मैम ये जो प्रैक्टिकल था ये किसका था? ये बेटा आपका NPV IR PI वाला था। तो जिस बच्चे को यहाँ पे चॉइस है, यहाँ पे चॉइस है कैपिटल बजटिंग के अंदर, जिस बच्चे को मशीन वाला रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है वो ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेना। जिस बच्चे को उस पार्ट को करने में दिक्कत होती है वो अपना NPV IR PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, बिकॉज दोनों के अंदर ऑप्शन आ रहा है। सारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर टॉपिक अपना अच्छे से कर लो तब आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली देखो 2024 के अंदर क्या हुआ, आपकी थ्योरी सिर्फ 3 नंबर की आने लगी, प्रैक्टिकल यहाँ पे 15 नंबर का आया आपका, वही मशीन वाला। सिमिलरली और पार्ट के अंदर जाओगे तो 6 नंबर की थ्योरी हो गई और आपका IRR NPV वाला 12 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। तो मैम एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर मेरी थ्योरी पे ग्रिप है तो मैं ये वाला पार्ट आसानी से कर सकती हूँ, ये वाला पार्ट मैं आसानी से कर सकती हूँ। इसका मतलब अगर मुझे मशीन के रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर दिक्कत होती है, भाई NPV IRR PI स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका 12 नंबर का प्रैक्टिकल 6 नंबर की थ्योरी अच्छे से कवर हो जाएगी। यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में 2023 में क्या हुआ था, 2023 के अंदर 9 नंबर का प्रैक्टिकल आया था आपका MM अप्रोच के ऊपर। ठीक है, 9 नंबर का प्रैक्टिकल आया था आपका WCC के ऊपर, और फिर आपकी 9 नंबर की थ्योरी आई थी लीवरेज के ऊपर। अगर मैं आपको एनालाइज कराऊं और वाला पार्ट, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल आपका। ठीक है, 9 मार्क्स का। आपका EPS ऑपरेटिंग लीव फाइनेंशियल लीव आया था प्रैक्टिकल आपका 9 मार्क्स का, और अगेन लीवरेज की थ्योरी आई थी आपकी 9 नंबर की। अब आ जाओ 2024 के अंदर, 2024 में 15 नंबर का सीधा प्रैक्टिकल आया था WACC से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो हम एक चीज तो क्लियर हो गई कि मुझे ये वाला क्वेश्चन तो किसी भी हालत में छोड़ के जाना ही नहीं है, ये टॉपिक तो करके जाना। सीधा 15 नंबर का आया था, और देखो 15 नंबर का यहाँ पे और 9 नंबर का यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन पर तो कभी भी मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, हर बार आएगा और हमेशा आएगा। ठीक है, थ्योरी मेरी 3 नंबर की आई। अगर मैं और पार्ट में जाऊंगी तो आपकी MM अप्रोच से वैल्यू ऑफ फर्म निकालने को बोला, 12 नंबर का प्रैक्टिकल और 6 नंबर की थ्योरी। तो हम एक चीज यहाँ पे ये
ये क्लियर होगी मुझको कि थ्योरी चाहे टूटी फूटी मैं जैसे मर्जी कर लूँ, WACC तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर सबसे अच्छे तरीके से करके जाना है। ठीक है जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे जो आपको 2023 में आया था 6 नंबर की आई थी आपकी थ्योरी डिफरेंट डिसीजन से, 12 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आया था। अगर आपको और पार्ट में लेके जाऊँ तो आपकी 6 नंबर की थ्योरी आई थी और 12 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आया था गॉर्डन मॉडल के ऊपर और MM अप्रोच के ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ 2024 के अंदर, अगेन थ्योरी मेरी कट के कितनी की होगी, 3 नंबर की, और 12 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया MM अप्रोच से। यहाँ पे सेम थ्योरी मेरी 6 नंबर की होगी और 12 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया मेरा वॉल्टर मॉडल से। अब थोड़ा सा अगर मैं एनालाइज करूँ तो मैम प्रीवियस ईयर में एक ऐसा पैटर्न चल रहा है कि पहले गॉर्डन पूछ रहे हैं और उसके बाद वॉल्टर पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करके जाऊंगी तो क्या पता मेरा सेम क्वेश्चन आ जाए गॉर्डन या वॉल्टर के ऊपर। ठीक है, पर MM का प्रैक्टिकल तो मुझे करना ही है। ओके, अब आ जाओ यूनिट नंबर 5 के ऊपर। यूनिट 5 की मैम मेरी थ्योरी आई थी 6 नंबर की और दूसरा मेरा 12 नंबर का प्रैक्टिकल आया था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फिर और पार्ट के अंदर अगर मैं जाऊँ तो थ्योरी मेरी 6 नंबर की आई थी और नेट ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर मेरा 12 नंबर का प्रैक्टिकल था। वही सेम चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, बस आपकी थ्योरी का जो है वो यहाँ पे 3 नंबर की हो गया, प्रैक्टिकल 15 नंबर का, और थ्योरी जो है वो 6 नंबर के, प्रैक्टिकल 12 नंबर का यहाँ पे हो गया। तो हम एक चीज़ मैं ये समझ पा रही हूँ कि जिस बच्चे को प्रैक्टिकल की ग्रिप ज़्यादा अच्छे तरीके से है वो थ्योरी पे कम भी फोकस करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा कि थ्योरी सिर्फ 18 नंबर की मैं अटेम्प्ट करूंगा। पर जिस बच्चे को मैम मुझे प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नहीं आता वो बेटा अपनी थ्योरी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, पर अगेन मैं यही चीज़ कहूंगी कि थ्योरी आपको पास नहीं करवा पाएगी। अब अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, कंक्लूजन की बात यह है कि TVM छोड़ के जाना चाहते हो कर लो, आपका रिस्क होगा वो 3 से 5 नंबर का होगा प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर। मैम क्या मुझे यूनिट 2 के अंदर 2 ऑप्शन है? यस बेटा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप NPV IRR वाला कर लेना या फिर आप जो कैपिटल बजटिंग के थ्रू मशीनरी वाला निकाला करते थे वो कर लेना। एक कर लो पर अच्छे से कर लेना जिसके अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात ना आए। बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में सबसे पहले फोकस किसी ऊपर करना है मैम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर करना है, बिकॉज कोई ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं, कोई ऐसा पेपर बनता ही नहीं जिसके अंदर इस पर क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद कर लिया, फिर मैम थोड़ा सा लीवरेज के ऊपर देख के जाना, लीवरेज की इनकम स्टेटमेंट पढ़ लेना, लीवरेज की थ्योरी पढ़ लेना और उसके बाद रिमेनिंग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करना। मैम यूनिट नंबर 4 के ऊपर वॉल्टर, गॉर्डन और MM अप्रोच तो करके ही जानी है। यूनिट नंबर 5 में फिर उसकी थ्योरी पे फोकस करना, बिकॉज उसकी थ्योरी बहुत ईजी है। यूनिट 5 की थ्योरी में बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट अलग से चीज़ नहीं है, कुछ तुरम खानी नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए क्या करना, आराम से यूनिट 5 की थ्योरी कर लेना। आपकी थ्योरी के अगर 3 से 6 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे, फिर फोकस करना अपने प्रैक्टिकल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आसानी से हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा, तो यूनिट 5 की थ्योरी भी आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, आपकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यूनिट 1 मैम थ्योरी अच्छे से कर लेंगे, 2 में मैम समझ में आ गया कि एक चीज़ अच्छे से कर लेंगे, 3 में WACC अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद मैम WACC करने के बाद लीवरेज का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, EBIT EPS ऊपर से फॉर्मूला कर लेंगे। यूनिट 4 के अंदर डिविडेंड डिसीजंस अच्छे से कर लेंगे और 5 के अंदर तो अब ऑब्वियसली छोटी सी यूनिट है, आसानी से हो जाएगा। अब बेटा मैं बात करते हैं आपके गाइडलाइंस की। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करके जानी वो मैंने आपको रेड मार्क कर दी कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ब्लॉक ऑफ एसेट के कंसेप्ट के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी। आपको बेटा वेरिएबल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल नहीं करना है, CAPM नहीं करना, रिलायंस यील्ड अप्रोच इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये नहीं करनी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर ये जो 3 मेथड्स थे ये आपको नहीं करके जाने हैं, नहीं करके जाने हैं, ये आपकी गाइडलाइंस में बना कर रखे हैं। तो अब गाइडलाइंस के हिसाब से ही स्टिक होकर काम करना है, क्योंकि हो सकता है आपने पढ़े हो, इंटरनल में आते हो कुछ बच्चों के कॉलेज में, छोड़ दो उस चीज़ को, जो गाइडलाइंस में लिखा है उस हिसाब से काम करना। ठीक है, मैंने आपको एक डेडिकेटेड अप्रोच दे दिया कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया वो किस किस तरीके से अपनी चीज़ें स्टार्ट करता चलेगा। ठीक है, कैसे कैसे उसको अपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक की जर्नी को कंप्लीट करना और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस उसको करना है। टिल देन इसको फटाफट से कंप्लीट करते हुए चलो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और बाबा टेक केयर और अच्छे से पेपर अपना देकर आना।